つ悲観を眺めれば। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बॉल से खेल रही होती है और साथ ही साथ में गाना गा रही होती है। और फिर जब ये सीन कट हो जाता है फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन जिसका नाम नाव होता है वो रास्ते से जा रहा होता है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और कोई चीज़ उसे परेशान कर रही होती है जिसकी वजह से वो नात्सु से टकरा जाता है। फिर उसे माफ़ी मांगता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पर्सन ओफू के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशान था और कुछ चीज़ सोच रहा था। तो ओफू के फादर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो। तो यहाँ पर ये पर्सन मतलब कि नाव अपने बड़े भाई के बारे में बताता है। तो शॉप का ऑनर बोलता है कि तो कोई बड़ा भाई ही नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ओफू को पूछता है क्या तुम उसके बड़े भाई को जानती हो। तो यहाँ पर ओफू भी मना कर देती है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है। तो यहाँ पर शॉप का ऑनर बोलता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर वो उसको जिनिया के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर उसे लगता है कि वो तो बस एक डीमन हंटर है तो वो मेरी मदद कैसे करेगा। तो यहाँ पर वो दोनों ही हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो एक ऐसा पर्सन है जिसको दूसरों के कामों में दखल देना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये लोग जिनिया की ही बातें कर रहे थे कि जब भी वहाँ पर जिनिया आ जाता है। यहाँ पर जिनिया और ओफू की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। और फिर यहाँ पर नाओ जिनिया के पास आता है और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है और मदद करने के लिए पूछता है। तो यहाँ पर जिनिया बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम डीमन से रिलेटेड नहीं है तो मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर नाओ बहुत ज्यादा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। नाओ के जाने के बाद ओफू और उसके फादर जिनिया को नाव की बात बताते हैं कि वो अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा है। हालांकि उसका कोई बड़ा भाई भी नहीं है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसका बड़ा भाई है तो तुम प्लीज उसकी मदद कर दो। यहाँ पर ओफू और उसके फादर दोनों ही जिनिया से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर जिनिया इन सब की बातों को सुनने के बाद मान जाता है कि वो उसकी मदद करेगा। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनिया नात्सु से मिलता है और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पर जिनिया उसकी शादी के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर नात्सु बताती है कि वो उसके फादर के बिजनेस में मदद कर रही है तो यहाँ पर उसे एक मर्चेंट फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। और फिर नात्सु जिनिया के शादी के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर जिनिया बोलता है कि वो एक आजाद पर्सन है और वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता। यहाँ पर नात्सु समझाती है कि तुम्हें रिलैक्स भरी जिंदगी को जीना सीखना चाहिए, कब तक तुम ऐसे ही जीते रहोगे। और ये सब समझाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें नाव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शाम को फिर से अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसकी मॉम उसको रोक कर बोलती है कि आखिर तुम कब तक ऐसे ही करने वाले हो, मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है, तुम्हें ये सब चीजें छोड़कर अब अपनी ड्यूटीज पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर नाव बोलता है कि मैं बस एक बार अपने बड़े भाई को ढूंढ लूँ, उसके बाद अपनी ड्यूटीज पर फोकस कर लूंगा। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और फिर वो अपने बड़े भाई के बारे में सोचने लगता है और अपनी पुरानी मेमोरीज जो कि उसने अपने बड़े भाई के साथ बिताई थी उसको याद करने लगता है। और फिर जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे रास्ते में जिनिया मिलता है जो कि उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन जिनिया यहाँ पर समझाता है कि देखो मेरी मदद करने की वजह से ऐसा नहीं कि तुम्हें अपने बड़े भाई के बारे में कुछ पता चल जाएगा, तो मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। तो यहाँ पर नाव भी ठीक है बोल देता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही ओफू के रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर नाव जिनिया की तलवार के बारे में पूछने लगता है और फिर जैसे ही उसे ये मालूम होता है कि जिनिया ब्लैक स्मिथ विलेज के अंदर रहता था तो वो समझ जाता है कि जिनिया कदुनो विलेज से बिलोंग करता है। और फिर हमें पता चलता है कि नाव को तलवारों के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए यहाँ पर वो जिनिया से उसकी तलवार के बारे में पूछने लगता है, मतलब कि वो उसका नाम पूछता है। और फिर जैसे उसे उस तलवार का नाम पता चलता है तो वो समझ जाता है कि ये तलवार स्पेशली डीमंस को मारने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर वो जिनिया को वो तलवार दिखाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जिनिया बोलता है कि तुम इस तलवार को छोड़ो, अपने भाई के बारे में बताओ। तो यहाँ पर नाव अपने पूरे भी भाई की बात बताना शुरू कर देता है। यहाँ पर बताता है कि उसका भाई जब गायब हुआ था तो उससे कुछ देर पहले वो एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा था। तो मैंने देखा था कि उसके रूम में फ्लावर्स थे जिसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अजीब बात तो ये है कि मेरे भाई को फ्लावर्स पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर जिनिया उससे उन फ्लावर्स के बारे में पूछने लगता है तो बताता है कि मैंने अभी भी उनको उठा कर रखा है। तो यहाँ पर जिनिया उसके घर जाने का डिसाइड करता है। और फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनिया ओफू के रेस्टोरेंट पे जाता है। वहाँ पर नात्सु भी होती है, वह सभी लोग नाव के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो जो ऑनर होता है वो जिनिया को एक टूल देता है और बोलता है कि ये नाव ने मुझे दिया था जो कि तलवार के लिए यूज होता है, लेकिन अब मुझे इसका कुछ भी काम नहीं है तो ये तुम रखो। यहाँ पर ये भी बताता है कि नाव को तलवारों के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद है। वो तलवार को देखकर पागल से हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तो यहाँ पर जिनिया ऑनर से पूछता है कि क्या आप उसकी माँ से कभी मिले हैं। तो यहाँ पर वो भी मना कर देता है और बोलता है कि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पूरे गांव में इनके चर्चे होते रहते हैं और पूरे भी लोगों को मालूम है कि उसकी माँ कैसी है। तो यहाँ पर जिनिया ओफू से उस फ्लावर के बारे में पूछने लगता है और बोलता है कि ये वही डैफोडिल्स फ्लावर्स है ना। तो यहाँ पर ओफू बोलती है कि हाँ, जिन फ्लावर्स की बात कर रहा था वो डैफोडिल्स ही थे। ये सुनकर जिनिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दोबारा से वही लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि शुरू में बॉल से खेलते हुए गाना गा रही थी। यहाँ पर वो फिर भी बॉल से खेल रही होती है और बोल रही होती है कि ये मेरा आनंद का बाग है। यहाँ पर उसके मॉम डैड भी उसे देख रहे होते हैं और फिर वो बोलती है कि
एक ऐसा सूरज जिसके नीचे मैंने अपना बचपना गुजारा। और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर बोलती है कि अब मैं उस बचपने में दोबारा नहीं जा सकती। और फिर जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Broken glass falling like teardrops.